नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार। हम बात कर रहे हैं लेटर वैदिक काल या उत्तर वैदिक कालीन समाज की। इसके पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग वैदिक काल पढ़ चुके हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अभी तक जान चुके थे, ब्रीफ में हम एक बार फिर से चर्चा कर लेंगे यहाँ पे आपके साथ, ताकि आपको एक रिवाइज हो सके और एक ब्रीफ हो सके। आपने अभी तक पढ़ा था, अभी तक आपने समझा था। वैदिक काल को हमने 1500 बीसी से, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट के जन्म के पहले की बात हो रही है, ठीक है। 1500 बीसी से 600 बीसी का काल था आपका वैदिक कालीन एरिया, जिसमें हमने डिवाइड किया था 1500 से 1000 बीसी का काल जो किया था डिसाइड, वो किया था हमने आरंभिक वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, ठीक है। और वहीं हमने उत्तर वैदिक काल के लिए आपको टाइम बताया था 1000 बीसी से 600 बीसी तक, ठीक है। तो हम अभी तक के जो लेक्चर में हम 1500 से 1000 बीसी तक का इतिहास समझ चुके हैं कि ऋग वैदिक के काल के टाइम पे इस तरह से समाज का विकास हुआ, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है। अब हम बात करेंगे आज लेटर वैदिक काल की, जो कि होगा आपका 1000 बीसी से 600 बीसी तक, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा था? ऋग वैदिक काल का हमने देखा था कि आर्थिक विकास किस तरह हुआ, राजनीतिक विकास किस तरह हुआ और सामाजिक विकास किस तरह, ठीक है। इसी तरह हम ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल का भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाओं को समझने का प्रयास करें, ठीक है। साथ साथ में आपको ब्रीफ करता चलूंगा ओरली कि ऋग्वेद में हमने क्या पढ़ा था और उत्तर वैदिक काल में हम क्या पढ़ने वाले, ठीक है। जल्दी से मैं ब्रीफ में आपको एक बता देता हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं, ताकि आपको समझ में एक आ जाए कि आपने समझा था कि किस तरह उत्तर ऋग्वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी। अर्थव्यवस्था जो थी वो पशुपालन अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। ऋग्वेद के लोग जो है मुख्य रूप से पशुओं का पालन करते थे। अच्छा, मैं एक पेज ले लेता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो, ठीक है। तो जैसे कि आपने समझा था ऋग्वेद में क्या समझा था आपने कि ऋग्वेद के जो लोग थे वो मुख्य रूप से पशुपालन कर रहे, क्या कर रहे थे? पशुपालन कर रहे थे। और कृषि जो थी वो प्रथम व्यवसाय नहीं था, द्वितीय व्यवसाय, ठीक है। कृषि क्या थी? द्वितीय व्यवसाय था। और यही उत्तर वैदिक काल में क्या होगा? कृषि जो होगा वो प्रमुख व्यवसाय बन जाएगा, ठीक है। कृषि क्या होगी? कृषि जो हो जाएगी वो प्रथम व्यवसाय हो जाएगा। कारण क्या है? कारण है कि अब यहाँ लोहे का प्रयोग हो गया, इस वजह से इसको आयरन एज भी बोलते हैं, ठीक है। लोहे का प्रयोग करने लगे हैं। और ताम्रपाषाण तक आपने सभ्यता देखी थी, और ताम्रपाषाण सभ्यता से जब तांबा मिला था उसके बाद से ऋग्वेद के काल तक क्या चल रहा था? तांबे का प्रयोग हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ लोहे का प्रयोग होने लगा है, हल बनाने लगे हैं, ठीक है। और जो लोहे का प्रयोग हो रहा है वो प्रमुख रूप से लड़ाई या युद्ध के औजारों के लिए उपयोग हो रहा है, लेकिन साथ साथ कृषि का भी विकास हुआ, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या हो रहा है? कृषि क्यों और बढ़ रही है? कारण है कि आपने समझा था ऋग्वैदिक काल में कि भूमि स्वामित्व नहीं था, भूमि का कोई मालिक नहीं था। तो अब यहाँ पे क्या हो गया है? भूमि का स्वामित्व प्रारंभ हो गया है उत्तर वैदिक। तो अब फिक्स हो गया है कि ये कृषि की भूमि है, तो ये किसकी भूमि है। तो इस तरह से परिवर्तन हो रहा है उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद से, ठीक है। अगर बात करें उत्तर वैदिक काल की कृषि की, तो इस यहाँ की कृषि जो है वो प्रमुख पेशा बन चुकी है, आप जानते हैं प्रमुख पेशा बन चुकी है। तो पहले हम देख रहे थे केवल धान उपजाई जा रही थी और थोड़ा सा गेहूं के साथ मिल रहे थे, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में प्रमुख रूप से आपका गेहूं, जौ, चावल, धान, इनकी खेती जो है वो प्रमुख रूप से होने, ठीक है। कृषि क्षेत्र अब लोहा आ गया है, तो और जो जंगल होंगे उनको काटा गया होगा, तो कृषि क्षेत्र का विस्तार भी हुआ है। आपने वहां पे समझा था ऋग्वैदिक काल में भू राजस्व जो था वो फिक्स नहीं था। वहां की जनता जो है बलि के रूप में राजा को दे दिया करती थी, जो उसकी स्वेच्छा हो। लेकिन अब यहाँ पे भू राजस्व क्या होगा? 1/16%, 1/16% एक प्रकार से फिक्स हो जाएगा राजस्व उत्तर वैदिक काल में, ठीक। शिल्प, अब बात करें शिल्प में, आपने समझा था गेहूं उत्तर वैदिक काल में
सॉरी ऋग्वैदिक काल में कि बहुत नामात्र का था, लेकिन अब यहाँ पे लोहा आ गया है तो थोड़ा जो है शिल्प लोहे के माध्यम से बढ़ा है। यहाँ व्यापार जो है वो सीमित हुआ है, और लेकिन जो वस्तु जो व्यापार का माध्यम है, अभी कोई कॉइन कोई सिक्के नहीं चल रहे हैं, वस्तु विनिमय के माध्यम से क्या चल रहा है, उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था। अब बात करें हम उत्तर वैदिक काल के समाज की, समाज में क्या परिवर्तन आया जल्दी देखो, यहाँ पे हम जल्दी से समझ रहे हैं ताकि आने वाले लेक्चर में जो स्लाइड पे बातें लिखी हो ताकि आप उससे बेहतर समझ। देखिए, अगर ऋग्वैदिक काल के समाज की हम बात करें तो भैया समाज में क्या क्या आपने देखा था उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में कि वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है। और जो ऋग्वैदिक काल में समाज में वर्ण के आधार पर आर और अनार्य थे, ठीक है। यहाँ पे कहा क्या होगा, वर्ण व्यवस्था और मजबूत हो जाए, ठीक है। और वर्ण व्यवस्था और मजबूत होगी, क्या क्या परिवर्तन आएंगे, हम इन सब चीजों को समझेंगे। ऋग्वेद काल में आपने समझा था कि जो वर्ण व्यवस्था थी या जो जाति व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था ऋग्वेद के 10वें मंडल में, तो उसमें 4 वेद वर्ण के बारे में बात की गई थी, ठीक है। लेकिन कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में क्या हो रहा है, काम जो है वो फिक्स हो रहा है कि भैया आप लोगों को ये काम करने, ठीक है। जो वर्ण व्यवस्था है वो जटिल हो गई है और ये जन्मजात हो गई है उत्तर वैदिक काल में। 4 पुरुषार्थों की बात की गई है उत्तर वैदिक काल में, धर्म अर्थ काम मोक्ष की, इनके बारे में हम विस्तृत बात करेंगे अभी आपसे, ठीक है। और अब बात करें इस राजनीतिक दशा की, तो राजनीतिक दशा क्या हो गई है, मजबूत होती जा रही है। पहले ऋग्वैदिक काल में क्या था, राजा था जो कि सभा और समिति द्वारा चुना जाता था, ठीक है, कबीले का प्रधान होता था ऋग्वैदिक काल में। अब और उत्तर वैदिक काल में क्या होगा, राजा अब स्वतंत्र होने लगा, ठीक है। लोहे का प्रयोग किया है तो भूस्वामित्व की अवधारणा आई है, तो भूमि का मालिक हुआ है वो, ठीक है। शक्ति राजा अपनी बढ़ाता जा रहा है, ठीक है, और कर भी प्राप्त कर रहा है 1/16 हिस्सा। और ये कहता है कि राजा जो है वो अब दैवीय सिद्धांत है, देवताओं के द्वारा चुना गया है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे यज्ञ कराएगा, जैसे आपको एक यज्ञ की फोटो देख ही रही है, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इस तरह से चीजें कराएगा। और धार्मिक दशा भी बढ़ेंगी, ठीक है, और धार्मिक कंट्रोवर्सियां भी होंगी अभी इसमें, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम विस्तार से समझते हैं ताकि आपने कहानी नुमा बेसिक समझ एक बना ली है, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना उत्तर वैदिक काल। वही बातें यहाँ पे मैंने नोट डाउन की हैं। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और अरण्यक प्रमुख है। जैसा कि आपको पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि उत्तर ऋग्वेद काल एक अपना जो पर्सनल हम ऋग्वेद काल को पढ़ रहे थे, और उत्तर वैदिक काल में हम यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और अरण्यक को पढ़ेंगे। तो यहाँ पढ़ा सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युग के शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। इसके पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और इसके अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभान प्रिंटेड ग्रेवियर का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है इस अध्ययन के लिए, उत्तर वैदिक काल के लिए। और जैसा कि आपने उत्तर ऋग्वैदिक काल में समझा था कि सरस्वती प्रमुख नदी थी, सिंधु नदी थी प्रमुख नदी, तो इस संस्कृति के लोगों का प्रमुख केंद्र जो था वो मध्य देश था, जिसका प्रसार जो है सरस्वती नदी से लेकर गंगा दोआब तक था। तो इससे एक आपको एक ज्योग्राफिकल, एक भौगोलिक आपको एक जानकारी मिल रही है उत्तर वैदिक काल के लोगों के निवास स्थल, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो भौगोलिक विस्तार आपने ब्रीफ में समझा उसके, ठीक है, बात करने वाले हैं यहाँ पे अब हम। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। सतपथ ब्राह्मण के विधे माधव, सतपथ ब्राह्मण पे हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपकी समझ और बन सके। सतपथ ब्राह्मण के विधेय माधव की कथा में, सतपथ ब्राह्मण एक विधेय माधव की कथा है। इस कथा में उत्तर वैदिक काल में आर्यों को सदानीरा, सदानीरा नदी है, ठीक है, जिसको आज हम गंडक बोलते हैं, इसके पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन क्या है कि जैसे ये सदानीरा नदी है, ये पूर्व में, गंडक जो नदी है ये पूर्व में उत्तर वैदिक काल के लोग निवास करते। इस काल के
इस काल की सभ्यता का केंद्र जो प्रमुख रूप से था वो पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा दोआब के क्षेत्र तक फैल चुका था, जैसा कि आया था ब्रीफ में। ठीक है, 600 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में आर्य लोग जो है वो कौशल, विदेह और अंग राज्य से परिचित हो चुके। अब आपके दिमाग में ये राज्य आ रहे होंगे कि ये राज्य कहाँ से आ गए। तो इन राज्यों को हम आगे अभी जब हम छठी ईसा पूर्व शताब्दी के 16 महाजनपदों के काल जो अगला चैप्टर है उसको पढ़ेंगे तो आप कौशल, विदेह और अंग को विस्तृत रूप से पढ़ें। ठीक है, तो अभी केवल आप जानकारी के लिए रख लीजिएगा कि जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे उस दौरान कौशल, विदेह और अंग राज्य जो है वो परिचय में आ चुके हैं। ठीक है, अब ये कैसे आए होंगे सोचिए आप। राजा क्या हो रहा है, राजा मजबूत हो रहा है। जो राजा और ज्यादा मजबूत होता जाएगा वो राजा क्या करेगा, वो राजा अपना खुद का एक प्रमुख राज्य बनाएगा, हम होगा। तो उसी प्रकार ये कौशल, विधेय और अंग राज्य है। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा, जिसे सदा नदी कहते हैं, सदा नीरा, गंडक, इनका भी उल्लेख मिलता हो। तो आप ये बात जान के रखिएगा, उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख साक्ष्य मिल कहाँ से मिल रहे हैं, अभी सतपथ ब्राह्मण से हैं जो कि उल्लेखित है। ठीक है, उत्तर वैदिक साहित्य में चित्रकूट, पौंच, मैनाक आदि पर्वतों का उल्लेख है जो कि हिमालय के पूर्वी हिस्से में है। ये प्रमुख पर्वत मिले हैं। तो ये आपने एक ज्योग्राफिकल जानकारी ले ली उत्तर वैदिक काल की। अब हम बात करें उत्तर वैदिक काल की। ये मैंने पीपीटी सही की थी, पता नहीं ये ऑटोमेटिक क्यों यहाँ पे जैसी थी वैसी ही हो गई। अब उत्तर वैदिक काल के समाज की हम, तो सामाजिक स्थिति आपने अभी ब्रीफ में समझी, इस तरह ऋग्वैदिक काल से परिवर्तन हुई। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था जो थी वो कैसी हो गई थी, कठोर हो गई थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के में ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा। ठीक है, तो इसको समझेंगे कैसे कठिन हो गई थी। पहले उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था, ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, 4 वर्ण 10वें मंडल में स्थापित हो चुके थे। शुरुआत में तो वर्ण व्यवस्था थी नहीं, ठीक, लेकिन अंत में वर्ण व्यवस्था आ गई थी ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में। अब यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जटिल होने का मतलब ये है कि पहले ये था कि एक परिवार में चारों वर्ण के लोग मिलते थे। जो व्यापार करता था वो व्यापारी हो गया। ठीक है, जो पूजा पाठ और इस तरह ज्ञान ज्ञान पढ़ाना की बात करता था वो ब्राह्मण हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे अब परमानेंट हो गया है और उत्पत्ति मतलब उत्पन्न के हिसाब से जन्म के आधार पर ही हो। अगर आप शूद्र है तो शूद्र का बेटा शूद्र होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा। ठीक है, इस तरह से जटिल हुई थी। वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी, कठोरता के आधार पर कर्म पर आधारित ना होकर ये जाति पे आधारित। पहले क्या था, मैं वही बात आपको बोली, पहले ये चीज क्या थी, कर्म के आधार पर। जो आपका कर्म है उस तरह आपका जन्म के आधार। इस समय समाज को 4 वर्णों पर बांटा गया। कौन कौन से थे 4 वर्ण, वही वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण के लिए एही आइये का प्रयोग होता था, क्षत्रिय के लिए अघई आओ के लिए आओ प्रयोग होता था, वैश्य के लिए आद्रव जल्दी आओ और शूद्र के लिए आघाव दौड़ कर आओ। इस तरह से शब्दों का होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता। क्या कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को क्या कहा जाता था, द्विज कहा जाता। इस तरह कुछ सामाजिक दशा थी। कुछ और सामाजिक दशा की बात करें, समाज में क्या हो रहा था उत्तर वैदिक काल में। इस काल में, इस टाइम पीरियड पे यज्ञ को महत्व बढ़ा, यज्ञ का महत्व बढ़ा, जिसके लिए क्या था, जिसका कारण था ब्राह्मणों की शक्ति। राजा अपने अपने यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ से अपने आप को और शक्तिशाली महसूस करते थे। एक से सामाजिक प्रतिष्ठा उनकी होती थी। ठीक है, जिस वजह से यज्ञ कराने वाला व्यक्ति कौन है, यज्ञ कराने वाला व्यक्ति ब्राह्मण। तो अब ब्राह्मणों, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण जो है ग्रंथ, उसमें चारों वर्णों के कर्तव्यों की बात की गई है कि किस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है।
इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, एक ही वर्ण था जो टैक्स चुकाता था, कर चुकाता था, जो वो था वैश्य। उत्तर वैदिक काल, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्यों से राजस्व वसूला करते थे। और या कह सकते हैं कि दोनों ही ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्यों से जो राजस्व व्यतीत प्राप्त करते थे, उसी से जीते। इस क्रम में सबसे निचला वर्ण जो था वो शूद्र था। का काम था तीनों वर्गों की सेवा करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय। ठीक है। इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, जैसे कि मैंने आपको ऋग्वैदिक काल के पढ़ाने के दौरान ही बताया था कि महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल से आज तक समाज में गिरती। तो इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंध कर दिए गए। पहले आपने देखा था किस तरह सभा समिति में महिलाएं भाग ले रही थी। अब ये मतलब दिक्कत हो गई, अब इनको भाग लेना मना कर दिया गया है। और अब तो राजा है, तो सभा समिति का भी प्रावधान एक प्रकार से खत्म कर दिया गया, और उपनयन संस्कार में स्त्रियों को भी प्रतिबंधित। ऐतरेय ब्राह्मण से हमें मालूम चलता है कि पुत्रियों को कृपण जाने लगा। ठीक है, कृपण कहा जाने लगा उत्तर वैदिक काल महिलाओं को। सतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि गार्गी, गंधर्व, ग्रहिता, मैत्री, वेदवती, कास्कृत, कृत्सनी। इन स्त्रियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार, मतलब ये कुछ विदुषी मिल रही हैं उत्तर वैदिक काल में। और इस महिलाओं की, स्त्रियों की गिरावट की बात करें तो अब पहले क्या था कि पहले ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति प्राप्त, लेकिन अब क्या हो गया, अब पैतृक, मैंने सभा समिति की बात की, सभा समिति में भी इनकी एंट्री बंद हो गई है। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि अब क्या हो रहा है, अब महिलाओं, हाँ, अब हमें कुछ एक साक्ष्य अभी आगे आप पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति में महिलाओं में, कि हमें सती प्रथा का भी कहीं ना कहीं उल्लेख देखने को, बाल विवाह का कहीं उल्लेख उत्तर वैदिक। ठीक है। हाँ, लेकिन पारिवारिक जीवन जो था वो ऋग्वेद के काल के, पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान था। समाज था वो पितृ सत्तात्मक था, जिसका स्वामी कौन होता था, जिसका स्वामी पिता होता, कौन होता था, जिसका स्वामी पिता होता। जैसे कि आपने पता था पिता क्या था, पिता परिवार का प्रमुख है। ठीक है। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, जैसे कि आपने समझा कि पितृ सत्ता के, या कहेंगे पिता की, क्या होता था, पिता का जो संपत्ति में महिलाओं का हिस्सा नहीं था, लेकिन कुछ एक जगह पे पिताओं के द्वारा संपत्ति दी जा रही थी। आप इस तरह समझिएगा, सामाजिक बदलाव एकदम से नहीं होते। ठीक है, ये धीरे धीरे सामाजिक बदलाव होते हैं। कहीं कहीं ये प्रथा, मतलब कह सकते हैं कि एक समाज में एक ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि महिलाओं को हिस्सा नहीं दिया जाएगा, ठीक है, कन्याओं को, लड़कियों को, लेकिन कहीं कहीं दे रहे थे। ठीक है। तो उसी प्रकार बात करें कि ब्राह्मण जो है वो स्कॉलर होते थे, शिक्षण पाठन करते थे, पढ़ाते थे। जो क्षत्रिय होते थे वो सोल्डर होते थे, और ये होते थे और ये सेवा करते, इस तरह से व्याख्या की। सोशल लाइफ में मैंने आपको बताया है, वो चार, अभी आप पढ़ेंगे, चार वर्ण है। ठीक है, क्योंकि हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ठीक है, वैश्य, इस तरह के बारे में हमें बात करने, अभी हम बात कर चुके हैं। और कास्ट मैरिज नॉट अलाउड, ये सभी अभी हम एक एक, समाज में उस समय 16 संस्कारों का उत्तर वैदिक काल में स्थापित हो गए थे। 16 संस्कारों को हम एक एक करके अभी समझ, गर्भाधान, अभी यहाँ पे 16 संस्कारों की फोटो भी दी गई है, आप एक सेकंड देख लीजिएगा। फिर हम, हाँ, तो 16 अगस्त, जैसे 16 संस्कार है, जैसे कि गर्भाधान, इसमें सीमांतोन्नयन, नामकरण, अन्य प्रशासन, बच्चे को पहली बार खाना देना, पहली बार नामकरण करना, पहली बार घर से बाहर निकालना, ठीक है, चौखट से घर के, ठीक, कर्णच वेद मतलब कान में छेद करना, उपनयन जनेऊ धारण कराना, केशांत मतलब उसके केस को अंत करना, मतलब बालों को कटवाना, और गोदान मतलब गाय का दान करवाना, विवाह, फिर उसका पुंसवन, जात कर्म, निष्क्रमण, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, वेदारंभ, समावर्तन, अंत्येष्टि मतलब मृत्यु। इस तरह से 16
संस्कारों की बात करी गई है उत्तर वैदिक काल, ठीक है, जो कि आपके सामने दिख रहे हैं। आप 1 सेकंड वीडियो पॉज करके इसको जरूर देखिएगा फोटो के माध्यम से, ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है, इस तरह से क्या संस्कार हो रहा है। इसमें फोटो दी गई है, मैं समझ रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा कम धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन हाँ मोस्टली बातें आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये 16 संस्कार। उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाहों के वर्णन। कितने प्रकार के विवाहों का? 8 प्रकार। कौन कौन से हैं 8 प्रकार के? मनुस्मृति है जो, वो 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन करती है। कौन कौन से हैं 8 विवाह? ब्रह्म विवाह, कन्या के वयस्क होने पर उसके पिता द्वारा योग्य वर खोज कर अपनी कन्या का ब्रह्म विवाह। बात करें देव विवाह की, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का देव विवाह। आर्ष विवाह, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु तथा अथवा एक मतलब विवाह करना और 2 गाय के बदले अपनी कन्या का आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह क्या कहलाता था? वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांग कर विवाह करता था, उसको प्रजापत्य विवाह उत्तर वैदिक, ठीक है। कुछ विवाह जो ये थे, ये 4 विवाह थे, ये प्रशंसनीय विवाह कहलाते, ठीक है, और ये निंदनीय व्यापार या विवाह कहलाते, असुर विवाह। कन्या को पिता के द्वारा धन के बदले खरीद, ठीक है, धन के बदले खरीद लेना कन्या को और उसके साथ विवाह करना, ये असुर विवाह, ठीक। गंधर्व विवाह, कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर विवाह कहते थे। पैशाच विवाह, सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह, विवाह। राक्षस विवाह कहलाता था, बल पूर्वक कन्या को छीन कर उसके साथ। तो ये कुछ निंदनीय और प्रशंसनीय विवाह थे उत्तर वैदिक। विवाहों के प्रकार कितने हैं? 8 प्रकार। कहां से हमें जानकारी मिलती है? हमें मनुस्मृति, ठीक है। अब हम बात करेंगे राजनीतिक स्थिति कि ऋग्वैदिक समाज में क्या राजनीति, ठीक। इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय क्यों होता है? आप इसकी स्थितियां समझ चुके हैं। क्षेत्रीय राज्यों का उदय आप समझिएगा, क्षेत्र क्या हो गया है? अब क्षेत्र डिसाइड हो गया, लोहे का प्रयोग होने लगा है। लोहे का प्रयोग से क्या हुआ है? खेती का उत्पादन, खेती का उत्पादन हुआ है, साथ में लोहे से शस्त्र बनाए गए हैं। शस्त्र बनाने से क्या होगा? अब युद्ध होगा, ठीक है। तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश का शासन करने, उस क्षेत्र में जो था कबीले में शासन करता, अब उसका क्षेत्र बड़ा हो गया है, अब पूरे क्षेत्र में करने लगा है, तो राजा है, और राजा क्या हो गया है? पावरफुल हो, ठीक है। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ। दैवीय उत्पत्ति का मतलब राजा भगवान के अनुसार, मतलब जो राजा चुना है वो भगवान ने चुना, ठीक है, और इस गद्दी पे भगवान ने उसको बिठाया है, तो अपने आप को ये सर्वोपरि सर्वशक्तिमान समझ लगा है। ऐसा सूत्र हमें जानकारी ऐतरेय ब्राह्मण से। उत्तर वेद काल में आने तक पहले क्या हो रहा था? राजा को सभा समिति के लोग जो है वो चुन रहे थे। अब क्या हो गया है? अब राजा जो है वो वंशानुगत हो गया। क्या? देखो, शक्ति मिल गई, पावर मिल गया, तो पावर मिलने से क्या होगा कि अब जो चाहेगा वो करेगा। तो उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हुई और मजबूत हुई, और इस काल में राजा का जो पद, अब क्या करेगा? इस काल में राजा का आकार बढ़ने से राजा का महत्व बढ़ा और उसके अधिकारों का विस्तार हुआ। अब राजा अपने आप को उपाधि देने लगा। कौन कौन सी? सम्राट, एकराट और अधिराज। इस प्रकार के नाम से राजा अपने आप को क्या दे रहा है? उपाधियां दे रहा है, ठीक है। अब और कुछ बातें जो राजनीतिक संबंध में है, उन पे हम बात करेंगे यहाँ पे। राजनीतिक संबंधों को हम यहाँ पे आज इस लेसन में खत्म करके फिर जो अगला चैप्टर होगा, मतलब हमारा अगला वीडियो आएगा, उसमें आर्थिक दशा, ठीक है। अब बात की गई है कि इस काल में सभा समिति और आदि प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रभाव क्या हो गया? क्षीण हो चुका है, बिल्कुल से। अब ये सभा समिति है जो, वो नाम की संस्थाएं बची हुई, अब इनके पास कोई पावर नहीं है, और पावर छुन गया है, ठीक है। राजा क्यों है? राजा शक्तिशाली हो चुका है, तो अब बनी बात है
एक संस्था आपने ऋग्वेदिक काल में समझी थी विदत, अब यहाँ पे विदत भी खत्म, विदत संस्था भी अब खत्म। हाँ, लेकिन सभा समिति रही, लेकिन उनका स्वरूप बदल चुका है। अब क्या है, अब इस सभा समिति में वो वर्चस्वशाली प्रभावशाली वर्ग आ गया है, जो कि क्या है, जो राजा का एक प्रकार से गुलाम है या का सपोर्टर है। ठीक है, सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया, बिल्कुल ताकि मैंने आपको देखो मैं ब्रीफ में आपको बता दिया था, ताकि पीपीटी में जो चीज आए तो आपको सुनी सुनी सी लगे, ऐसा ना हो कि आप पहली बार सुन रहे। ठीक है, आरंभ में शुरुआत में पांचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में ये प्रदेश का नाम हो गया। इस काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित आया। ये कबीले क्या हो रहे हैं, कबीले बड़े हो रहे हैं और अपने आप को एक राज्य के रूप में। अब ऐसे पांचाल है, कौशल है, विदेह है, अभी अब 16 महाजन। राजा का राज्य अभिषेक होने लगा। ठीक है, क्योंकि तो राजसूर यज्ञ के द्वारा हो। राज्य अभिषेक कैसा होता था, राजसूर राजा, नया राजा बैठ रहा है गद्दी पे तो क्या होगा, राजसूर यज्ञ होगा। ठीक है, जिसका वर्णन किस तरह से होगा, क्या प्रथा है, क्या विधि है उसका, उसकी ये सब का हमें उल्लेख सतपथ ब्राह्मण। और ऋग्वेद के बाद आपने पढ़ा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद, इन सभी की जानकारी ले रहे हैं वैदिक काल में। तो उसी प्रकार यजुर्वेद में हमें एक बात मिलती है जिसमें उच्च अधिकारियों के लिए नाम प्रयोग किया गया है रतली। ठीक है, तो ये रतली जो शब्द का प्रयोग किया गया है उस काल में, वो किसके लिए किया गया है, कुछ इस तरह बना। तो ये किया गया है उच्च अधिकारियों। इसका हमें कहाँ से मालूम चलता है, इसका हमें आंसर मालूम चलता है यजुर्वेद। कहाँ से, यजुर्वेद। रतलियों की, क्या गलत हो गया है, ठीक है, रलियों लग गया, रतलियों की सूची में राजा के संबंधी मंत्री, विभाग अध्यक्ष, ठीक है, दरबारीगण, ये प्रमुख रूप से आते थे। और शतपथ ब्राह्मण में हमें 12 प्रकार के रतलियों के, 12 प्रकार के क्या उच्च अधिकारी हुआ करते थे उस उत्तर वैदिक का। कौन कौन से होते थे, सूत, ग्रामीण, भागदूत, संग्रहिता, अच्छा बाप, छता, गोभी कर्तन, पालागल, महिषी, पुरोहित और युवराज। युवराज राजा का पुत्र होता था। ठीक है, जिसको हम राज को, ये प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। आप यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा में बैठ रहे हो ना, तो ये 12 की 12। ठीक है, आयोग देखो क्या है कि पैटर्न होता है, जो सरल सरल क्वेश्चन होते थे आयोग पूछ चुके, चाहे एसएससी हो या कोई भी आए, पुलिस हो, कोई भी हो, सरल सरल क्वेश्चन पूछ चुके हैं। अब वो जब नए क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ से, ठीक है, तो सेनानी और सेनापति में सूत राजा का सारथी होता था, ग्रामीण गांव का मुखिया, भागदूत ये कर संग्रहता होता था, टैक्स कलेक्टर होता था। ठीक है, ये संग्रहिता कोषाध्यक्ष, पैसे को मनी कलेक्ट करके उसका अपने पास रख। ठीक है, अच्छा बाप ये पांसे के खेल में राजा के सहयोगी होता था, अच्छा बाप। छता ये प्रतिहारी होता था, छता क्या होता है, प्रतिहारी। गोभी कर्तन जंगल विभाग का प्रधान जो होता है, गोभी क्या, गोभी कर्तन। पालागल ये विदूषक होता था, पालागल क्या होता था, विदूषक। महिषी, महिषी जो होती थी वो मुख्य रानी होती थी, महिषी मुख्य रानी। पुरोहित, पुरोहित होते थे धार्मिक कृत करने वाला, जो धार्मिक कर्म कांड होते थे सब करने वाला। युवराज होता था राजकुमार। ठीक है, तो ये आपने 12 प्रमुख रत्निल जो है राजा के, जिसके बारे में हमें यजुर्वेद में मालूम चलता है और शतपथ ब्राह्मण में भी मालूम, वो ये थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में आप इनको नोट करके चलिए। 12 में लगभग 4 या 5 तो ऐसे होंगे जो कि आपको नाम के आधार पर समझ, जैसे कि पुरोहित, युवराज, ठीक है, ग्रामीण, ठीक है, और संग्रहिता, संग्रहिता का मतलब कुछ संग्रह ही कर रहा होगा तो कर संग्रह याद कर। हाँ, आपको अच्छा बाप तथा गोभी कर्तन, पालागल, महिषी, महिषी कौन है, मुख्य रानी, ये आपको याद रखें। हाँ, आपको 4 याद आ रहे होंगे,
समझ आ रहे होंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बार बार कह रहा हूं। हाँ, उत्तर वैदिक काल में जो राजा था वो प्रमुख सर्वोच्च अधिकारी हो चुका था न्याय देने। अब यहाँ पे ब्राह्मण नहीं है न्याय देने का अधिकारी, लेकिन राजा हो चुका है। लेकिन हाँ, ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दे सकता था, ये बात याद। सर्वोच्च अधिकारी कौन है? राजा। बलि ऋग्वैदिक काल में मैंने आपको बताया था स्वेच्छाकारी कर था, जो कि जनता प्रजा राजा को अपनी इच्छा से, ठीक है, स्वेच्छा से क्या कर रही थी? कर दे रही। और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया है? अब ये नियमित हो गया है, टैक्स जो हो गया है वो फिक्स हो गया है, भैया आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, जो कि कितना है? इसकी मात्रा 1/16 भाग है। इतना टैक्स आपको राजा को देना है। ठीक। और बात करें कि जो राजा थे वो अपने क्षेत्र मतलब शासन व्यवस्था जो है किस तरह से वर्णित थी, इसके बारे में हमें ऐतरेय ब्राह्मण से पता है। इसके बारे में हम समझते हैं और इस क्लास को फिर यहीं पे रोकेंगे। अगली क्लास में हम उत्तर वैदिक काल आर्थिक दशाओं की, जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था क्या है? शासन व्यवस्था समय की क्षेत्र शासन और यहाँ पे उपाधि की। पूर्व साम्राज्य सम्राट कहते थे, पूर्व में जो साम्राज्य था उसको सम्राट कहा जाता था। पश्चिम में स्वराज्य था तो स्वराट कहते थे। उत्तर वैराज्य को विराट कहते थे। दक्षिण भोज्य को भोज कहते थे और मध्य क्षेत्र को मध्य देश राज्य को। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल की आपने प्रमुख चीजें समझी हैं अभी तक की स्लाइड्स में, और मैंने ब्रीफ में आपको इतिहास पहले समझा दिया था ताकि एक समझने। ठीक है, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो लग रही होंगी और आपका नॉलेज जो है वो बढ़ रही होगी। अब अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं कमेंट करिएगा, मैं कमेंट को देखता हूँ और आपके आंसर देता हूँ वहाँ पे। ठीक है, और अगर आपको सुझाव है किसी तरह का तरीके का तो आप वो भी हमें कमेंट से बताइएगा। तो थैंक यू। अब हम बात करेंगे, हमने क्या क्या बात कर ली है? हमने बात कर ली है आज अभी आपसे ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक दशाओं के बारे में। ठीक है, आपने बात कर ली है धार्मिक दशाओं के बारे में ऋग्वैदिक काल की, सामाजिक स्थिति क्या थी, भौगोलिक स्थिति। ठीक है, अब हम आज के बाद जो अगला हमारा लेसन वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल सॉरी उत्तर वैदिक काल आर्थिक स्थिति की और धार्मिक स्थिति की, और ये जो अगला लेसन होगा ये 20 मिनट का होगा। ठीक है, तो थैंक यू। अब हम मिलते हैं आपसे अगले लेसन में। सो थैंक यू सो मच। Like and share with your friends and subscribe to our Centum app YouTube channel.